नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वाइटल नॉलेज एकेडमी पर। दोस्तों, पिछली क्लासों में हमने आधुनिक इतिहास शुरू किया और उसमें हमने देखा यूरोपियों का भारत में आगमन। आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे जो है उत्तरवर्ती मुगल शासक, जो मुगलों के पतन के काल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक का ये अध्याय। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुगल साम्राज्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसके जो संस्थापक थे वो बाबर। पंद्रह में इसकी स्थापना बाबर ने 1526 में की थी। फिर उसके बाद हुमायूं, और इसी बीच एक वंश आता है यहाँ पर, शेरशाह सूरी वंश, जिसको अफगान वंश के नाम से भी जाना जाता है। अफगान वंश का शासन उस समय रहा। इसके संस्थापक थे शेरशाह सूरी। उसके बाद जो शासक बना वो था अकबर। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अफगान वंश का कुछ दिन शासन रहा। उसके बाद अकबर राजा बना, जिसको वास्तविक संस्थापक, जो मुगलों की वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? अकबर था। स्थापना तो कर दी थी बाबर ने, लेकिन जिसने वास्तविक रूप में मुगलों की स्थापना की वो जो शासक था उसका नाम था अकबर। उसके बाद अकबर का लड़का जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां शासक बना, और फिर औरंगजेब। औरंगजेब का निधन 1707 में। तो इसको बोलते हैं हम मुगलों का उत्थान काल, जो 1526 से लेकर 1707 तक, 1526 से 1707 तक का ये काल कहलाता है मुगलों का उत्थान काल, जिसने इस काल में मुगलों ने भारत की लगभग ज्यादातर भूमि पर अपना शासन स्थापित कर दिया था। तो इसलिए इस काल को हम मुगलों का उत्थान काल कहते हैं। लेकिन इसके बाद का जो काल रहेगा वो रहेगा मुगलों का पतन का काल। अब ये देखिए यहाँ पर 1526 से 1707 यानी लगभग 150 वर्ष का कार्यकाल है। 150 वर्ष है, और इसमें कितने राजा रहे? 1 2 3 4 5 6, 6 मुगल शासक थे। कितने शासक रहे? 6 मुगल शासक। कितने साल में? 150 वर्ष में 6 मुगल शासकों ने शासन किया। इसके बाद जो उत्तरवर्ती मुगल शासक होंगे या इनके पतन का जो काल होगा उसमें हम देखेंगे कि 1707 के बाद, औरंगजेब के निधन के बाद, अगले 50 सालों में ही लगभग 8 शासक बदले जाएंगे, यानी 8 शासक शासन करेंगे। तो ये इनका पतन का काल रहा। अगर हम इसके मुगलों के पतन के कारणों का जिक्र करें तो उसमें सबसे पहले आएगा मुगलों का केंद्रीकृत शासन। मुगल क्या थे? एक केंद्रीकृत व्यवस्था से कार्य करते थे, और केंद्रीकृत व्यवस्था में जब तक केंद्र मजबूत है, जब तक सेंट्रल मजबूत है, तब तक शासन अच्छी तरह से चलता रहेगा। और जैसे ही मुगलों की केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, वैसे ही उनका पतन का काल आरंभ हो गया, क्योंकि औरंगजेब के बाद आने वाले जितने भी शासक थे वो उतने योग्य नहीं थे। इसलिए वो उस साम्राज्य को जो पहले इनके 6 शासकों ने बनाया उसको संभालने में असफल रहे, और धीरे धीरे मुगलों का पतन होता रहा। इसमें एक कारण औरंगजेब की धार्मिक नीतियां भी रहेंगी, और एक कारण मुगलों की दरबार में गुटबंदी रहेगी, जिन्होंने मुगलों की सत्ता को बहुत कमजोर कर दिया।
एक कारण मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था का सही सुचारू रूप से ना चलना रहेगा, और यूरोपियों का भारत में आगमन भी इसका बड़ा कारण रहेगा। एक कारण हम लिख सकते हैं औरंगजेब के दक्षिण के जो अभियान रहे, जो दक्षिण की भारत के लिए औरंगजेब की नीतियां रही, वो भी इसका बड़ा कारण रहेगी। अब हम देखते हैं इनके उत्तरवर्ती शासक का क्रम क्या क्या रहा। तो अगर हम इनके उत्तरवर्ती शासक देखें तो उसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो राजा बने तो वो थे बहादुर शाह। इनका कार्यकाल जो रहा, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, 1707 से 1712 तक। उसके बाद जहांदार शाह जो 1712 से 13 तक शासन में रहा। उसके बाद जो शासक आएंगे वो थे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर 1713 से 19 तक फर्रुखसियर रहे। उसके बाद दो अल्पकालीन बच्चे रहे, मतलब अल्पवयस्क बच्चे। पहले का नाम था रफी दर्जा, जो 28 फरवरी से और 4 जून 1719 तक कार्यकाल इनका रहा। ये एक अल्पवयस्क बच्चे थे। जैसे ही फर्रुखसियर की मृत्यु हुई तो उसके बाद इनको सत्ता में, और इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे कम वक्त शासन करने वाला मुगल शासक, सबसे कम उम्र क्या था इन्होंने शासन किया। उसके बाद इनके रफी उद्दरजात के बाद एक अल्पवयस्क बच्चा और रहा जिसका नाम था रफी रफीउल तौला, जो जून से सितंबर तक राजा रहा। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, जो 17 से 19 से 1748 तक रहा। उसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754 तक, 1748 से 1754 तक रहा अहमद शाह। उसके बाद आलमगीर सेकंड 1754 से, कई पुस्तकों में 58 है, कई में 59 है, तो आप 59 तक भी लिख सकते हैं। कई पुस्तकों में 58 तक दिया हुआ है और कई पुस्तकों में 59 भी इसका कार्यकाल दिया हुआ है आलमगीर का। उसके बाद जो शासक बना वो था शाह आलम, जो शाह आलम 1759 से और 1806 तक शाह आलम रहा। उसके बाद अकबर सेकंड, जो 1806 से 37, और उसके बाद जो रहा वो था बहादुर शाह सेकंड, या इनके नाम से बहादुर शाह जफर, क्योंकि जफर क्यों, क्योंकि जफर के नाम से शायरी करते थे, तो इनका नाम मोहम्मद शाह जफर भी रहा। ये 37 से और 1857 की क्रांति तक
ये शासक रहे। ठीक है, तो ये क्रम था हमारा उत्तरवर्ती मुगल शासकों का। ये इसको हम क्या मुगल इस क्या कहते हैं, मुगलों का पतन का काल, क्योंकि इनमें कोई भी शासक ऐसा नहीं था कि जो सत्ता को सुचारू रूप से चला सके। बाकी आते रहे और जैसे ही जैसे गुटबंदी बढ़ती गई, उस पिछड़े शासक को हटाया और नया शासक गद्दी पर बैठ जाता था। इसमें कई बार पूछा जाता है, जैसे बहादुर साहब, इनका उपनाम, तो इनका उपनाम होता है साहिबे बेखबर। किस नाम से जाना जाता है? साहिबे बेखबर के नाम से बहादुर शाह को। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख किसका नाम हो रहा? जहांदार शाह का। फर्रुख सियर का नाम रहा घृणित कायर। घृणित कायर किसका नाम रहा? ये रहा फर्रुख सियर का। तो कई बार पेयर मिलाने के लिए भी एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे आपको बहादुर शाह देगा और एक तरफ देगा ये तीनों, लंपट मूर्ख, साहिब बेखबर और घृणित कायर, और उनका मिलान का क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछता है। तो ये क्रम था हमारा उत्तरवर्ती मुगल शासकों का। अब देखते हैं हम एक एक करके सारे उत्तरवर्ती मुगल शासकों को। सबसे पहले बहादुर शाह फर्स्ट। तो 1707 में औरंगजेब का निधन हो गया। और जैसे कि हम जानते हैं औरंगजेब बड़ा कट्टर शासक था, और कट्टरता उसकी धार्मिक ही नहीं, उसके घर में भी, उसके शासन में भी कट्टरता थी। तो इसके 4 बेटे थे। औरंगजेब इसके 4 पुत्र थे। एक अकबर सेकंड, दूसरा मुअज्जम, कामबख्श, और एक पुत्र का नाम था आजम। आज, आज आजम और काम बख्श। तो जैसे ही 1707 में 1707 में 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो अकबर सेकंड, ये तो पहले ही विद्रोह कर चुका था, पहले ही विद्रोह। और हमने, जब हम मराठों को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि संभाजी के पास ये अकबर सेकंड ही पहुंचा था, जिसको शिवाजी के पुत्र संभाजी ने शरण दी थी। शरण से नाराज होकर औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करा दी थी। इसको हम तब मराठे पढ़ेंगे तब जानेंगे। उसके बाद मुअज्जम, ये उस समय काबुल का गवर्नर था। काबुल का गवर्नर, गवर्नर बोले तो जो वहां की कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखता था, उसको बोलते हैं गवर्नर। उसके बाद आजम जो था उस समय गुजरात में, और कामबख्श दक्षिण भारत में जो उनके राज्य थे उनका गवर्नर था। तो औरंगजेब ने अपने बच्चों को ऐसे ऐसे शासन में डाला हुआ था। तो जैसे ही 1707 में ये खबर मुअज्जम, इसको यहां लिख सकते हैं बहादुर साहब, बहादुर साहब का वास्तविक नाम था मुअज्जम। तो जैसे ही ये खबर
बहादुर शाह को पता चली कि औरंगजेब का निधन हो गया है, तो वो वहां से चल दिया शासन के लिए, क्योंकि इस समय मुगलों में कोई उत्तराधिकार का नियम नहीं था। क्या सबसे योग्य पुत्र उत्तराधिकारी होगा या सबसे बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी होगा, ये नियम मुगलों में नहीं था। तो इसी कारण मुगलों में सत्ता के लिए संघर्ष जारी रहा। सबसे पहले बहादुर शाह जो काबुल से चला, और इसका दूसरा पुत्र था आजम। इनके बीच एक युद्ध हुआ जो 1707 में 1707 में क्या हुआ था, मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की। तो 1707 में ही इन दोनों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, और इनके लिए जो युद्ध हुआ ये था जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध हुआ, इसमें मुअज्जम विजयी, मुअज्जम क्या हुआ, विजयी हुआ। और उसके बाद मुअज्जम और कामबख्श के बीच मुअज्जम ने कामबख्श को दक्षिण में ही हरा दिया। अब औरंगजेब के चार पुत्र थे, एक तो पहले ही गायब हो चुका था जब ये दक्षिण में जाके शरण मांगता है मराठों से, उसके बाद इतिहास में इसका कहीं जिक्र सुनने को नहीं मिलता। मुअज्जम था वो काबुल से चला और आजम के साथ जजाऊ का युद्ध 1707 में किया, और उसने आजम को हरा दिया। उसके बाद एक पुत्र बचा कामबख्श, कामबख्श के साथ मुअज्जम ने दक्षिण में ही युद्ध करके उसको वहां पर हरा दिया। यानी मुअज्जम की सारी चुनौतियां समाप्त हो चुकी थी। अब मुअज्जम शासक बन सकता था। ये जो दक्षिण में हराया ये 1709 में, मतलब जब तक सत्ता पर वो काबिज हो चुका था। तो अब मुअज्जम के बारे में बनने वाले कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे मुअज्जम वास्तविक नाम, वास्तविक नाम था मुअज्जम। बहादुर शाह का वास्तविक नाम क्या था, मुअज्जम था। दूसरा क्वेश्चन बनता है, ये 63 वर्ष की उम्र में शासक बना। 63 वर्ष की उम्र में शासक बना, क्योंकि जब तक औरंगजेब रहा तो उसने सारी सत्ता अपने हाथ में रखी, किसी को आगे आने नहीं दिया। औरंगजेब इतना कट्टर था कि एक बार औरंगजेब से मुअज्जम ने यह पूछ लिया कि गोलकुंडा पर चढ़ाई क्यों। इसके चलते मुअज्जम को औरंगजेब ने 13 साल के लिए, 12 या 13 साल के लिए जेल में डाल दिया। तो उससे प्रश्न करना भी इतना मुश्किल था, इसलिए कोई बेटा भी उसके सामने नहीं आता था। तो 63 वर्ष की उम्र में शासक कौन बना, मुअज्जम बना। कई बार एग्जामिनर पूछता है कि सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला मुगल शासक कौन सा था, तो सबसे ज्यादा उम्र में शासक बना। भाई 63 उम्र में तो हमारी गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है आजकल, तो मतलब बुढ़ापे में ही ये शासक बना। ठीक है, इसने समझौतावादी नीति को अपनाया। कौन सी नीति अपनाई, समझौतावादी नीति अपनाई। इसने इसने सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब को उच्च मनसब दिया। 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब को उच्च मनसब दिया। यानी इसका यह प्रयास था कि सबसे मेल मिलाप किया जा सके, शत्रुता ना बढ़ाई जाए, मेल मिलाप किया जा सके। उसके लिए इसने गुरु गोविंद सिंह जी को क्या किया, उच्च मनसब प्रदान किया और साहू की रिहाई की। 1707 में साहू की रिहाई किसने की, ये रिहाई
मुअज्जम ने यानी बहादुर शाह जफर ने की। ठीक है। साहू कौन था? साहू शिवाजी का पोता और संभाजी का लड़का था। बाद 1712 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई और जैसे ही बहादुर शाह की मृत्यु हुई तो मुगल दरबार में उस समय तक जो गुटबंदी थी वो पुत्रों के बीच से निकलकर मुगल दरबारियों के बीच में पहुंच गई। मतलब पहले तो क्या था, तब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो सत्ता का संघर्ष राजा के पुत्रों के बीच में होता था, जैसे हमने पिछली बार में देखा कि औरंगजेब के मरते ही सत्ता का संघर्ष और जजाऊ का युद्ध हुआ। उस अब जब बहादुर शाह जफर मरा उसके बाद उस दरबार में गुटबंदी इतनी बढ़ चुकी थी वहां के जो दरबारी थे उनके बीच में कि जो गुट अधिक मजबूत होता था वो ही अपना राजा का शक्ति पर बैठाना, वो गद्दी पर बैठाना चाहता था। तो जैसे जैसे मुगलों का पतन शुरू हुआ तो कौन, नीचे की जो गुटबंदी मजबूत होती चली गई। उसके बाद बहादुर शाह जफर के बाद अगर हम देखें तो ये हमारा मुगल दरबार हो गया। इस समय मुगल दरबार में प्रमुख थे चार गुट, बहुत ही शक्तिशाली थे, जिसमें एक गुट था ईरानी गुट, जिसके नेता थे जुल्फिकार, जुल्फिकार अली खान जो थे इनके नेता थे। तो एक गुट जो था ईरानी, मतलब जो ईरान के लोग थे और आके यहाँ भारत में रहने लगे, वो ही उच्च पदों पर पहुंच गए तो उनको ईरानी गुट बोला जाने लगा। एक गुट जो था वो अफगानी वंश का था, जो लोग अफगान से आए थे, और इनके नेता का नाम, जो इनका नेता था उसका नाम था मोहम्मद खां बंगस। मोहम्मद खां बंगस किसका नेता था? ये नेता था अफगानी गुट का। एक गुट हिंदुस्तानी था, जो हिंदुस्तानी लोग थे उनका गुट था। इसमें दो प्रमुख नेता रहे जो दोनों भाई थे, जिनको हम इतिहास में सैयद बंधु के नाम से जानते हैं, हसन और हुसैन। दो भाई कौन थे? हसन और हुसैन। ये दोनों भाई थे और इनको किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। जो हसन थे उनका नाम, असली नाम था अब्दुल्ला खां, और इनको इतिहास में किंग मेकर कहते हैं। ठीक है। इनको इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? सैयद बंधुओं को इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक जो गुट था वो था तुर्कानी गुट, जो तुर्क लोगों का था, और जो इसके नेता थे वो थे निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, और इनका वास्तविक नाम चिंगकिलिच खां, वास्तविक नाम था चिंगकिलिच खां। तो ये मुख्यतः चार गुट थे जिनका मुगल दरबार में प्रभुत्व था। जिसको ये चाहते थे उसको क्या बनाते थे? शासक बना देते थे। और बहादुर शाह जफर के बारे में एक कथन और है, जो जो एक अंग्रेज, सर सिडनी ओवन द्वारा, एक अंग्रेज ने, सर सिडनी ओवन, ये एक अंग्रेज इतिहासकार थे। इन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर अंतिम शासक जिसके बारे में दो शब्द लिखे जा सकते हैं। मतलब
मुगल शासकों में ये अंतिम शासक था जो कुछ योग्य था, समझे? यानी ये अंतिम शासक था जिसके बारे में दो शब्द लिखे जा सकते हैं। इसके बाद आने वाले शासक बिल्कुल अयोग्य थे, किसी काम के नहीं थे, उन्होंने सत्ता का भोग करना था। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला, उनका नाम मोहम्मद शाह था, रंगीला उनके कर्मों के कारण, वो इतने रंगीन मिजाज के थे तो उनका नाम रंगीला था। उसके बाद आएंगे अहमद शाह, जो रंगीला से भी अधिक रंगीन थे, ठीक है, उन्होंने मतलब सारी हदें ही पार कर दी थी। तो ऐसे ऐसे शासक भी रहे। उसके बाद 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। और बहादुर शाह के चार बेटे थे। बहादुर शाह की मृत्यु 1712 में। इनके बेटा था सबसे बड़ा जहांदार शाह, दूसरा था इनका बेटा अजी मुंश शाह, अजी अजी उन शाह, और एक रफी शाह और रफी, और चौथा बेटा जहान शाह। तो ये चार बेटे थे। अब जैसे ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई तो सत्ता का संघर्ष होना जारी था, और वो इन्हीं के बीच में नहीं, सारे दरबार में हो रहा था। जैसे जैसे गुट बने हुए थे, वो अपने अपने नेता को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। तो उसी क्रम में जहां शाह को, जो ईरानी गुट के ईरानी गुट के जुल्फिकार की मदद से, की सहायता से गद्दी पर बैठा। ये कौन था? बड़ा बेटा जहां शाह, जहांदार शाह। ये सत्ता का संघर्ष ऐसा था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद 1 महीना बीत चुका था, लेकिन उसके शरीर को अभी तक दफनाया नहीं गया था। सत्ता का संघर्ष चल रहा था, किसी को यह नहीं पड़ी थी कि बहादुर शाह जफर के शरीर को दफना दिया जाए। सब अपनी सत्ता के लूट में लगे हुए थे। तो उसी क्रम में ईरानी गुट के जुल्फिकार की सहायता से जहांदार शाह शासक बनता है। अब जहांदार शाह के बारे में दो चार बातें हैं, वो हम लिख लेते हैं। जहांदार शाह कार्यकाल 1712 से 13। इतने संघर्ष के बाद भी जहांदार शाह 1 साल तक ही शासन कर पाया। तो पहला तो क्या हो गया? ईरानी गुट की सहायता से गद्दी पर बैठा, ठीक है। इसने भी समझौतावादी नीति को अपनाया। क्या किया इसने? समझौतावादी नीति को अपनाया। राजपूतों से संबंध सुधारे। क्या किया इसने? राजपूतों से भी संबंध को सुधारा। और इसके समय की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है इजारा व्यवस्था। सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी थी? इजारा व्यवस्था। इजारा व्यवस्था क्या थी? इजारा व्यवस्था भू राजस्व की एक प्रणाली थी। इजारा व्यवस्था क्या है? भू राजस्व की एक प्रणाली। इसमें जहांदार शाह ने भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए इसको भी किस पे? ठेके पर दे दिया। मतलब उसने कह दिया कि भाई मुझे तो क्या चाहिए? इतना पैसा चाहिए, आप जाके वसूली करो। उस गांव से इतना आना है, इस गांव से इतना आना है, इतना हिस्सा तुम्हारा और इतना मेरा। तो इजारा व्यवस्था क्या थी? ये एक भू राजस्व इकट्ठा करने वाली प्रणाली थी, जो किसने चलाई? जो जहांदार शाह ने चलाई। और 1713 में इसके भतीजे, 1713 में इसके भतीजे और अजी मुंश शाह के बेटे
अजीज उन शाह के बेटे और किसके, जहांदार शाह के भतीजे। भतीजे ने क्या किया, फर्रुख, भतीजा कौन था, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने इनको मार दिया, किसकी मदद से, सैयद बंधुओं की मदद से मारकर सत्ता से हटा दिया और अपने आप सत्ता पर बैठ गए। और इसके बाद जो कार्यकाल रहेगा 1713 से 1719 वो रहेगा फर्रुखसियर का। तो आज की कक्षा में इतना ही, कल आगे का हम देखेंगे। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।